नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, अब से कुछ ही सप्ताह के बाद हम साल 2023 को अलविदा कह देंगे। अब देखिए, जैसे ही हम साल के अंत में पहुंचते हैं, हम सब इंट्रोस्पेक्शन करने लगते हैं कि ये साल हमारे लिए कैसा रहा। आप में से बहुत से दर्शक पल्लवी जी से मिले हैं व्यक्तिगत स्तर पर। उनमें से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क किया, कुछ ने हमारे माध्यम से उनसे संपर्क किया और ये जाना कि भाई इस साल में कुछ लोगों के बिजनेसेस में उतार चढ़ाव रहा, कुछ लोगों के फाइनेंसेस में अभाव प्रभाव रहा, कुछ के डायरेक्शंस में उथल पुथल रही। तो कई ऐसे पहलू हैं जो आपके साथ हुए, आपने इंट्रोस्पेक्शन करी और आपने उन्हें हम तक भेजा। उन्हें एक विषय के अनुसार हम लेकर के आएंगे 2024 में। और ये ध्यान रहे कि इस महीने के अंत में हम पल्लवी जी से वास्तु 2024 विषय पर भी ज़रूर बातचीत करेंगे कि जानेंगे कि 2024 की कौन कौन सी दिशाएं अच्छी हैं और कौन कौन सी ऐसी दिशाएं जो नेगेटिव हैं, जिनसे हमें सतर्क रहना चाहिए। बहरहाल, आप में से कुछ लोगों ने इंट्रोस्पेक्शन करते हुए ये भी कहा कि ये साल ऐसा था जहां मेरे साथ बहुत सी अकस्मात परिस्थितियां होती रही, एक के बाद एक एक्सीडेंट्स होने लगे। तो हमें लगा कि क्यों ना इसको एक विषय रखते हुए आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से एक्सीडेंट एंड वास्तु विषय पर बातचीत करें। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। हमारा जो आज का विषय है एक्सीडेंट एंड वास्तु, कई लोग ऐसे हैं जिनको आप जब भी मिलो उनके साथ कुछ ना कुछ हादसा घटना घटी हुई होती है। और ये जो लोगों ने अपना, जैसे 2023 के बारे में, अब कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ 2023 में ऐसा होने लगा, इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था। अब न जाने ये अभी की शुरुआत है। और कुछ ऐसे जो ये बोलते हुए नजर आते हैं, भाई मेरे साथ तो बरसों से ऐसा हो रहा है कि लगता ही रहता है। मतलब कार से भी हो सकता है, किचन में भी हो सकता है, सीढ़ियों से ट्रिप हो जाना भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक, तरह तरह के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्सीडेंट बहुत तरह से हो सकता है, जिसको हम दुर्घटना कहते हैं। दुर्घटना आपके घर में हो सकती है, आपके बिजनेस लोकेशन पे हो सकती है, कहीं बाहर रोड पे हो सकती है, आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हो तो हो सकती है। यहाँ पे बात इम्पोर्टेंट है कि वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार क्या जाने अनजाने में घर में ऐसे वास्तु दोष है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी बार ये बोल सकते हो कि डिज़ास्टर पोजीशन हो सकती है, या आपके अनएक्सपेक्टेड दुर्घटना आपके साथ होती रहती है। तो कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि रेसिडेंशियल यानी कि घर का वास्तु दोष आपको अकस्मात की वजह बना सकता है। यानी कि आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी का कोई वास्तु दोष, आप जॉब करते हो वहाँ का वास्तु दोष आपको दुर्घटनापूर्ण परिस्थिति में लेकर नहीं आ सकता। लेकिन वास्तु के नियम के अनुसार आपके घर की कुछ डायरेक्शन, कुछ तरह का रख रखाव, उसकी पोजीशन उस तरह का वास्तु दोष बन जाती हो जो आपको दुर्घटना वाली परिस्थिति में ला सकता है। तो काफ़ी वजह हो सकती है। आप ड्राइविंग करते हो, आप केयरलेस हो, फ़ोन में बातें करते हुए आप एक्सीडेंट कर बैठते हो। जब हमारे साथ कोई चीज़ होती है तो हम सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं। हमें लगता है कि मेरा ध्यान नहीं था और मैं सीढ़ियों से गिर गई, मेरा ध्यान नहीं था और मैं ड्राइव कर रही थी और फ़ोन में बातें हो रही थी तो बच्चे को चोट लग गई, ऐसा हो सकता है। काफ़ी बार एक एक्सीडेंट की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं अभी फ्लोरिडा में किसी एक क्लाइंट के साथ काम कर रही हूँ। बहुत ही यंग एज का बच्चा है, बहुत ही सिंसियर, और माता पिता के लिए ये बोल सकते हो कि पूरे परिवार और फैमिली के लिए बोल सकते हो कि लोग उसका उदाहरण देते थे कि इसके जितना, मतलब लोग प्राउड फील करते थे कि बच्चा बहुत अच्छा है। अब कई अपने बिजनेस से वो वापस आ रहे थे और एक रास्ते पे आके कोई लेडी ने उसके साथ एक्सीडेंट कर दिया और ये दुर्घटना में 6 साल का छोटा सा बच्चा जो कि कार में था वो एक्सपायर हो गया वहीं पे, उसी मोमेंट पे। अब गलती ये थी कि बच्चा हमेशा यूएस के रूल्स के हिसाब से सेकंड, मतलब उनको फ्रंट सीट पे नहीं बिठा सकते थे, लेकिन वो लेडी ने उसको फ्रंट सीट पे बिठाया था। एक्सीडेंट जिस वजह से हुआ उसमें ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल था क्योंकि उसने जाके उसको टकराया। मतलब अभी पूरी सिचुएशन मालूम नहीं है कि किसकी वजह से हुआ, लेकिन पूरा जो घर था वो लिटिगेशन और चीज़ों में चला गया। तो कई बार दुर्घटना में आपको चोट लगती है, वो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, लेकिन कई बार दुर्घटना की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि लिटिगेशन ये वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है और उसको प्रूव करते करते फाइनेंशियली हर तरह से आपको मुश्किल होती है। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, लेकिन ऐसे तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में काम के दौरान
काफ़ी घर देखे हैं जिनके जाने अनजाने में कई बार उनकी कोई गलती नहीं होती है और उनके साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है। सुनने में दुर्घटना बहुत नॉर्मल शब्द लगता है कि हाँ चलो हो गया, लेकिन कई बार उसके अलग अलग तरह के टू द स्केल उसके नुकसान होते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ फोकस ये करते हैं कि वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार घर में ऐसे क्या वास्तु दोष है जो कई बार आपको ईजा देने का, यानी कि आपको नुकसान पहुँचाने का काम कर सकते हैं। फिजिकली आपको नुकसान हेल्थ वाइज हो सकता है, फाइनेंशियली आपका इतना बड़ा लॉस हो सकता है, पूरे घर की सिचुएशन बदल सकती है। तो हम उस पर बात करेंगे। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर का वास्तु दोष हर तरह के एक्सीडेंट के लिए कैलकुलेशन रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, और उसमें छोटी मोटी चोट लगना अलग बात है या पूरा घर एक्सीडेंट की वजह से बदल जाना, तो हम उसी के अलग अलग तरह के वास्तु दोष पर डिस्कस करेंगे। पल्लवी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक्सीडेंट्स का जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो हमारे अलग अलग जीवन शैली से जुड़े, यानी कि आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिन पर उसका प्रभाव पड़ता है। और फिर वो प्रभाव जो है ना एक क्रॉनिक तरीके से, मतलब वो लगातार बना रहता है हम पर। मतलब मानसिक तौर पर है तो हमको मेंटली रहता है कि यार ये एक्सीडेंट हुआ था, हो सकता है, उससे निकलते एक समय लग जाता है। सवाल अब ये कि जो वास्तु दोष आपने कहा वो किस तरह का हो सकता है जिसको लेकर के हमें सतर्क रहना चाहिए? जब एक्सीडेंट होता है तो आम आदमी कई बार व्हीकल को दोष देता है, जो कि बहुत ही स्वाभाविक है। और मैं भी उस बात को मानती हूँ कि कुछ व्हीकल ऐसे होते हैं जिसके नंबर्स, कलर्स हमें सूट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अकस्मात होता है। तो यहाँ पे वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं दो बातों को कहना चाहूँगी कि व्हीकल, उसका सिलेक्शन, उसके कलर्स, उसके नंबर्स भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सबसे पहला वास्तु दोष ऐसा है जो आपके घर में रहने वाले लोगों को बार बार छोटे मोटे हादसे करता है। तो पहले हम माइनर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं कि आप कुछ सब्जी कट कर रहे हो और आपको लग गया, आप कुछ शेव कर रहे हो आपको लग गया, आप अपने घर में सीढ़ियों से स्लिप हो गए, ऐसी छोटे छोटे वास्तु दोष। तो वास्तु के हिसाब से जब कभी आपके पूरे घर में कहीं पे भी फायर एलिमेंट जहाँ पे भी क्रिएट होता हो, अगर वो मिरर के रिफ्लेक्शन से वो फायर एलिमेंट जो है वो इन्हांस हो जाता हो, तो वहाँ से डिस्ट्रक्टिव साइकिल क्रिएट होती है। उसको सिंपल वर्ड्स में मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करूँगी कि आप किचन में खाना बना रहे हो और जो आपका कुकिंग है आपके घर के फैमिली रूम में, अमेरिका में ओपन कॉन्सेप्ट के घर वगैरह कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो आपके घर का फैमिली रूम है, वहाँ पे कहीं पे भी राइट लेफ्ट वॉल के ऊपर एग्जैक्टली फ्रंट ऑफ द फायर लाइक किचन कुकिंग प्लेस का मिरर बड़ा सा लगा हुआ हो, और उसका जब भी आप कुकिंग करते हो आपके घर में गैस स्टोव या कुक टॉप का रिफ्लेक्शन बार बार वहाँ पे होता हो, तो उस कंडीशन में आपके साथ आपके घर में छोटी मोटी चोट लग जाना, गिर जाना, छोटी छोटी चीज़ों पे लगते रहना, बच्चों को भी कोई ना कोई तरह की चोट लगते, किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो सकता है, घर का कोई भी सदस्य हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको ये पिन पॉइंट नहीं कहूँगी कि घर के मुखिया के साथ ही होगा, लेकिन मैं और भी आपके साथ अलग अलग तरह के वास्तु दोष के सिम्टम्स शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे हर एज ग्रुप के किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ छोटे मोटे हादसे बनते रहते हैं। तो वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार जब कभी आप किचन में कुकिंग करते हो या जहाँ पे भी आपका गैस स्टोव या फायर प्लेस है, उसका फैमिली रूम, फॉर्मल लिविंग, फॉर्मल डाइनिंग, कोई भी एंगल से मिरर रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आम आदमी कई बार ये सोचता है कि ये जो फायर प्लेस है उससे मेरा मिरर काफ़ी दूर है तो वो नहीं दिखेगा। सपोज राइट लेफ्ट वॉल पे होता है तो उनको लगता है कि ये नहीं दिखेगा, और मैं काफ़ी बार मिरर के पास जाके उनको बोलती हूँ कि यहाँ पे खड़े हो जाओ और यहाँ पे जाके देखो कि यहाँ से आपको गैस स्टोव दिखता है कि नहीं दिखता है, क्योंकि मिरर का अपने आप में एक स्वभाव है कि वो बहुत दूर दूर तक का रिफ्लेक्शन जो होता है वो अपने आप में समेटता है, वो कवर करता है। तो कई बार हमें वहाँ से दूर से नहीं लगता है कि ये मिरर एग्जैक्टली सामने नहीं है या डिस्टेंस पे तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी, बट हम मिरर में देखते हैं जाके वहाँ पे, और अगर वहाँ से हमें फायर प्लेस दिखती हो या हमारा कुकटॉप दिखता हो या गैस स्टोव दिखता हो तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्शन है। तो जब कभी कहीं पे भी घर में फायर एलिमेंट क्रिएट होता हो तो आपको मिरर की पोजीशन लगाने से पहले ध्यान रखना है कि उसका रिफ्लेक्शन जो होता है वो वहाँ पे कोई भी तरह का फायर एलिमेंट वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। जी, तो फायर एलिमेंट वाली बात आपने कही पल्लवी जी। अब एक तरीके से हमने वास्तुदोष की एक परिस्थिति को समझा, समस्या को समझा, और क्या हो सकते हैं इस तरह के वास्तुदोष। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार उन वास्तुदोष को भी समझेंगे। दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ, पल्लवी जी आप भी बने रहिए, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया।
आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बातचीत कर रहे हैं एक्सीडेंट एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। ब्रेक से पहले फायर एलिमेंट को लेकर के आपने कहा कि किस तरह से वो एनर्जाइज हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसकी वजह से मिरर जब होता है वहाँ पर तो वो उसकी वजह से वास्तुदोष हो जाता है और ये परिस्थितियाँ होती हैं। एक तो मिरर इफेक्ट को समझे, उसके अतिरिक्त और क्या वास्तुदोष हो सकते हैं जिसकी वजह से लगातार या तो परिवार के सदस्यों के साथ या परिवार के किसी एक सदस्य के साथ एक्सीडेंट्स होते रहते हैं? एक्सीडेंट के लिए बहुत सारी वजह रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि छोटे मोटे हादसे अगर लगातार होते हैं तो घर के अंदर कहीं भी किसी भी रूम में, चाहे आपका मास्टर बेडरूम क्यों ना हो, चाहे आपका किचन एरिया हो, फॉर्मल लिविंग, फैमिली रूम, कहीं पे भी कोई भी तरह के फायर एलिमेंट का मिरर रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव साइकिल क्रिएट होती है। ये एक बात हमने समझी। अब कई बार ऐसे होते हैं कि जिस हादसों की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर पोजीशन आ जाती है, सीरियस चीज़ें बन जाती है, या ऐसा कहते हैं कि उस नुकसान को भुगतते भुगतते हमारे काफ़ी खर्चे वगैरह बढ़ जाते हैं या बहुत टाइम तक चला जाता है। तो जब सीरियस चीज़ें किस तरह से एक्सीडेंट की रूप ले लेती है। रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपने काफ़ी बार सुना है कि हमारे घर में आग लग गई, काफ़ी बार आपने सुना है कि हमारी मोटल में आग लग गई, या कमर्शियल प्रीमाइसिस में सुनाई जाता है। तो पूरी बिल्डिंग को ख़त्म कर देना, यानी वहाँ पे भी हो सकता है किसी को जान माल का नुकसान नहीं हुआ हो, लेकिन पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाना, तो वो फाइनेंशियल लॉस ही हो जाएगा। तो वास्तु के नियम के अनुसार कहीं पे भी घर में जो आपका यूटिलिटी रूम होता है या मेंटेनेंस रूम होता है, जिसको आप इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स बोल सकते हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो जो फ्री स्टैंडिंग बिल्डिंग होती है उनके लॉट के अंदर उनके अपने कुछ खास इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर होते हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर का होना वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। टेम्पा में मैंने कुछ दिनों पहले कंसल्टिंग किया था, उनका ब्यूटी सैलून था, उन्होंने उस प्रॉपर्टी को लीज़ किया था। अब ऐसा था कि पूरा जो कमर्शियल पूरा प्लाजा बना हुआ था उसका इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर एग्जैक्टली फ्रंट ऑफ द सैलून के सामने आता था। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम सोचते तक नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर बिल्डिंग के अंदर नहीं होता है, लॉट के अंदर होता है। और उन्होंने उस प्रॉपर्टी को लीज़ किया था तो पूरा प्लाजा उनका नहीं था। लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि इस तरह से भी नुकसान होने के चांसेस है। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर एग्जैक्टली फ्रंट ऑफ द सैलून था। अब उन्होंने जो सैलून का पूरा जो उन्होंने इंटीरियर किया हुआ था उसमें उनके जो फ्रंट डोर थे वो उन्होंने मिरर रिफ्लेक्टेड बनाए थे। तो डोर जो था मिरर नहीं था, लेकिन डोर का जो ग्लास फिनिश था वो मिरर इमेज वाला था। तो उसमें 24 आवर्स वो सामने जो ट्रांसफार्मर था उसका रिफ्लेक्शन आता था। यही एग्जांपल आपके घर के साथ भी हो सकता है। कई बार हम जब घर बनाते हैं तो हमारा जो मेन डोर होता है उसका मिरर रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो जब कभी आप अपने घर में देखते हो या आपको लगता है कि मेरे घर में किस तरह का ऑपेक इमेज है या किस तरह का ग्लास है, तो आप वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हो फ्रंट ऑफ द डोर। अगर आपका रिफ्लेक्शन उसमें दिखता है तो आपको मालूम पड़ जाता है कि ये मिरर इमेज क्रिएट करता है। तो वो भी उतना ही डिफ़िकल्ट और उतना ही नुकसानदेह है कि वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर इनके पास कुछ इस तरह का हादसा कर गया कि सैलून में आपको मालूम है कि कोई रेस्टोरेंट तो है नहीं कि वहाँ पे एवरीडे फायर होती है। उस कंडीशन में भी वहाँ पे मिसफायर हो गया और वहाँ पे एक हादसा बन गया। अब जो ऑनर थे उन्होंने इधर उधर से पैसे जोड़ के, उनका पहली अपॉर्चुनिटी थी, पहला सैलून था और उन्होंने बनाया था, और वहाँ पे ऑब्वियसली हादसा हो गया। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे उनके पास फायर इंश्योरेंस बहुत बड़ा नहीं था, क्योंकि उन्होंने इस बात को सोचा ही नहीं था। कॉमन प्लाजा था, लीज़ किया हुआ था, तो उनको ज़रूरत नहीं लगी। उनको लगा कि ऑनर जो था उन्होंने लिया होगा। बट कई बार बिजनेस में कुछ एक्सपेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो गए। तो यहाँ पे बात रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की करते हैं कि अगर आपके घर में आपका गराज है और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स लगा है, आपके बेसमेंट में यूटिलिटी रूम बना हुआ है और वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स लगे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी आपकी और बाहर इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर लगा है, तो वास्तु का एक नियम ये आता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक का पावर है या फायर एनर्जी या एलिमेंट है, जैसे हाई वोल्टेज आपने लिखा होगा कि वहाँ पे लिखते हैं कि आपको टेक केयर करना है, तो वहाँ पे भी कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी का ग्लास या मिरर रिफ्लेक्शन होता हो या आपकी प्रॉपर्टी में पूरा ग्लास व्यू बना हुआ हो, घर का रेसिडेंशियल एरिया हो और मेन डोर हो और उसका भी ग्लास रिफ्लेक्शन होता हो। तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स, हाई टेंशन
इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, हर तरह के छोटे मोटे अलग कोई भी तरह का इलेक्ट्रिकल जो भी तरह के पैनल्स पूरे प्लाजा में बने हुए हो, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन बनती हो आपके अपने यूनिट की, या घर और रिफ्लेक्शन बनता हो, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज़ वो आपके बिज़नेस को, घर में रहने वाले लोगों को एक्सीडेंट की वजह से बहुत बड़े खर्चे या बहुत बड़े नुकसान में कन्वर्ट कर सकता है, और वो एक्सीडेंट को भूलते भूलते आपको बहुत साल लग जाते हैं, क्योंकि उसका नुकसान बहुत हैवी होता है। पल्लवी जी, बहुत ज्ञानवर्धक तरीके से आपने बताया, और इसमें जाहिर है एक समय से आपका जो तजुर्बा जुड़ा हुआ है उसकी एक झलक, एक साफ पता चल रहा था कि आप कितने समय से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं, और मतलब वर्ल्ड वाइड जब आप ट्रैवल करते हैं तो ये जो मिरर की एक परिस्थिति है, ये तो बहुत कॉमन है। हाँ। मतलब आप किसी ने घर पे कहीं पे भी लगाई हुई है, और बेडरूम में हो या लिविंग रूम में हो, और वहाँ पर ये एनर्जी बिल्कुल समझ में आ जाता है। ये जो वास्तु दोष है, एक तो सिंपल तरीका है कि भाई आपने जो मिरर लगाया उसको वहाँ से हटा दें। अब नहीं अगर हटा सकते, कोई परिस्थिति ऐसी है, वॉल में इनग्रेव्ड है, बड़े बड़े फ्रेम्स हैं, कुछ भी ऐसी परिस्थिति है, क्या किया जा सकता है? क्या ऑल्टरनेट क्या है? काफ़ी बार जब किसी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में एक्सीडेंट की वजह से कोई भी हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट कोई भी तरह का हो, फायर का हो या कोई भी तरह का हो, लेकिन कोई हादसा हो जाता है, तो मेजॉरिटी क्लाइंट का एक पहला सवाल ये होता है कि सेम प्रॉपर्टी में मैं दोबारा घर बनाऊं, ये सेम प्रॉपर्टी में मैं दोबारा अपना बिजनेस करूं, क्योंकि यहाँ पे नुकसान हो गया। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि नुकसान तो हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई डेथ या कोई और बड़ा दुर्घटना घटी, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग तो बच गए और सिर्फ ये बिल्डिंग ख़त्म हो गई। तो वास्तु दोष अगर किसी वजह से कोई हादसा है, लेकिन अगर किसी की वहाँ पे डेथ नहीं हुई है, तो दोबारा वहाँ पे आप घर बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि उस ज़मीन ने फिर भी आपको बचा लिया है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन करके आप बना सकते हो। जब नुकसान होता है कोई भी मिरर रिफ्लेक्शन से, मेन डोर का कह लो या घर के अंदर का कह लो, तो आपने रेमेडी का सबसे पहले सवाल पूछा था। तो ज़्यादातर मिरर के लिए हम कोशिश करते हैं कि मिरर को वहाँ से हटा दिया जाए। कई बार कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, अभी कुछ दिन पहले मैंने ह्यूस्टन में काम किया था मेटल इंडस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे आपको मालूम होगा कि जब मेटल को, कई बार उसको मेटल के लिए वहाँ पे फायर होना बहुत ज़रूरी होता है, कास्टिंग के लिए फायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्ट्रक्चर ऐसा था कि सामने ऑफिस बिल्डिंग बनी हुई थी, ऑफिस बिल्डिंग में पूरा उनका ग्लास लुक बना हुआ था, क्योंकि उन्होंने पूरी वॉल जो थी मॉडर्न कंस्ट्रक्शन बनाया था, तो ग्लास भी बनाया था, और बाहर के लोगों को अंदर ना दिखे, इसीलिए वहाँ पे उन्होंने मिरर का प्रयोग किया था, ताकि अंदर से लोग बाहर देख सकते थे कि बाहर जो फैक्ट्री है उसमें इंडस्ट्री में क्या काम कर रहा है, लेकिन बाहर के जो वर्कर्स थे वो अंदर नहीं देख सकते थे। और उसके बराबर सामने वहाँ पे वेल्डिंग और वो वहाँ पे फायर की व्यवस्था बनी हुई थी, जो कि कास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता था। तो उस इंडस्ट्री फैक्ट्री में इतने हादसे हो गए, तो किसी समझदार आदमी ने बोला कि भैया वास्तु करो, इसका वहाँ पे इतने प्रॉब्लम क्यों होते हैं। उनके पास 4 यूनिट और है, लेकिन यही एक यूनिट पे बार बार प्रॉब्लम्स होती थी। जब मैंने उनको बाहर खड़े जाके देखा कि ये जो देखिए आप यहाँ पे, ये लोग जितनी बार ये वेल्डिंग करता है, ये कास्टिंग करता है और मेटल को मेल्ट करता है, उतनी बार ये देखिए आपकी ऑफिस बिल्डिंग में रिफ्लेक्शन होती है। उससे पहले ये बात उन्होंने सोची नहीं थी। तो अब आपने पूरी वहाँ पे मिरर बना रखे, तो आपके पास 3 तरीके हैं। रिफ्लेक्शन इशू है, मिरर इशू नहीं है, तो वहाँ पे उसी ग्लास लुक के ऊपर आप पेंट कर सकते हो, रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगी। वॉलपेपर यूज़ कर सकते हो, कोई भी तरह के कर्टन यूज़ कर सकते हो। कर्टन आप घरों में यूज़ कर सकते हो, कमर्शियल में मुमकिन नहीं है। पेंट के द्वारा, वॉलपेपर के द्वारा और किसी भी मटेरियल से अगर आप रिफ्लेक्शन ख़त्म कर देते हो, तो आपके वास्तु दोष वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, बिल्डिंग को बदलने की ज़रूरत नहीं रहती है। बहुत अच्छा सुझाव पल्लवी जी। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से अब जानेंगे टिप ऑफ द वीक, और फिर आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। हम बहुत जल्द लौटेंगे। वास्तु लिविंग में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बातचीत कर रहे हैं एक्सीडेंट एंड वास्तु विषय पर। कार्यक्रम में आइए एक बार फिर से उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम के तीसरे आखिरी सेगमेंट में आपका स्वागत। यहाँ ये कि यूँ तो आप जितने भी सुझाव दे रहे हैं वो टिप ऑफ द वीक ही हैं हमारे लिए, एक तरह से सब टिप्स ही हैं, सुझाव हैं जिन पर हम काम करें तो इस तरह की जो एक्सीडेंट्स वाली परिस्थितियाँ हैं, अकस्मात परिस्थितियाँ आती हैं, वो उन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। एंड मिरर के अलावा कोई और ऐसी चीज़ जो आप सुझाव देना चाहें जिसको लेकर के हमें सतर्क रहना चाहिए?
कई बार वाटर एंड फायर एलिमेंट दोनों जब साथ में होते हैं और उसके साथ मिरर मिल जाता है तो वो और ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, लेकिन उसकी वजह से दोनों जगह पे नुकसान होता है, आमने सामने दोनों जगह पे नुकसान होता है, फ़ायदा किसी का नहीं होता है। तो ठीक उसी तरीके से कई बार हम अपने घर के बैकयार्ड में स्विमिंग पूल बनाते हैं, और जब आपने स्विमिंग पूल बनाया है और जो आपका डेवलपमेंट है, जो आपकी कम्युनिटी है, वहाँ से कोई भी तरह का इलेक्ट्रिकल वहाँ पे पोल लगा हुआ है, सामने आपके घर के विंडोज़ इस तरह के बने हुए हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के विंडोज़ ऐसे बने हुए हैं कि पूरा वहाँ पे मिरर के ग्लास व्यू है और पूरा ग्लास लुक वहाँ पे बना हुआ है, तो वहाँ पे पानी, मिरर एंड फायर, ये तीनों एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। और उस कंडीशन में कई बार सिर्फ इलेक्ट्रिकल पोल ही नहीं होता है, और इलेक्ट्रिकल पोल कई बार लोग बोलते हैं कि ये मेरा कहाँ है, ये तो बिल्डिंग के बाहर है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर भी हो सकता है उस कंडीशन में, अगर आपकी होटल मोटल है तो। आपने होटल मोटल का स्ट्रक्चर देखा होगा कि वहाँ पे एक बड़ा सा स्विमिंग पूल होता है, उसके सामने कई बार जो होता है वो बड़ा सा इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर होता है, और कुछ ऐसे व्यू आपने क्रिएट किए हैं जिसमें जाने अनजाने में वहाँ पे मिरर रिफ्लेक्शन भी होती है। तो वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट एंड मिरर पोजीशन, ये तीनों दोष जब कंबाइंड हो जाते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल लैंड का वास्तु दोष हो या आपके बिल्डिंग का हो या आपके इंटीरियर डेकोरेशन का हो, लेकिन ये तीनों दोष अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो जो हादसा होता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि कई बार हमें वहाँ पे जाने अनजाने में जो दुर्घटना होती है उसकी वजह से वहाँ पे बिजनेस बंद करने की बारी आती है। और पल्लवी जी, मैंने इस तरह की परिस्थितियाँ रेजिडेंशियल घरों में देखी हैं जहाँ पर लोगों के घरों में स्विमिंग पूल होता है। अब देखिए, स्विमिंग पूल है, वहीं पे थोड़ी दूर में ट्रांसफार्मर है, और बहुत से लोगों ने घरों में पूल साइड जो है या तो बार बनाया हुआ होता है और बारबेक्यू स्टेशंस बनाए हुए होते हैं। तो देखिए, फायर भी आ गया, और फिर क्योंकि स्विमिंग पूल से वो बाहर निकल के उन्होंने कई दफ़ा मिरर भी लगाया हुआ होता है, जो मतलब पोर्च मिरर होता है या पूल के साइड का भी एक मिरर होता है, यू नो, कि भी पूल से बाहर निकलते हुए या अंदर जाते वक्त वो बालों को कोम करने के लिए वो मिरर लगाते हैं। तो वो इस तरह की परिस्थिति हो जाती है कि मिरर भी आ गया, ट्रांसफार्मर, और ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में खासतौर पर होटल्स में ज़्यादा नज़र आता है। तो हो सकता है कि उसका प्रभाव कई बार यहाँ पे मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं होता है कि आपके अपने बैकयार्ड में या फ्रंट यार्ड में कोई वाटर बॉडी हो, यानी कि स्विमिंग पूल हो। कई बार हम वाटर बॉडी के पास में बिल्डिंग लेते हैं, तो जो कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है वहाँ पे भी एक कॉमन पानी का पॉन्ड होता है, या अगर आपने कोई सी थ्रू अपने घर बनाया है, तो इफ़ यू आर नियर बाय वाटर बॉडी, एक्सटर्नल लैंड में पानी है, आपके अपने बैकयार्ड में नहीं है, लेकिन आपका स्ट्रक्चर अपने इंटीरियर ऐसा किया कि रिफ्लेक्शन होती है, आपने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि कॉमन आपके आसपास में इलेक्ट्रिक के वहाँ पे बड़े पोल हो, या हाई टेंशन के पास में आपकी बिल्डिंग बनी हुई हो। हाई टेंशन भी बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाता है। हाई टेंशन, वाटर बॉडी एंड मिरर रिफ्लेक्शन, तो ये तीनों तो बहुत ही कम टाइम में आपको नुकसान की वजह बन जाते हैं। वैसे मैं ये कहना चाहूँगी कि एक्सीडेंट के लिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, कोई भी चीज़ के लिए, लेकिन साथ में वास्तुदोष का निवारण होना भी उतना ज़रूरी है। और जब कोई बात व्हीकल के वास्तुदोष की है तो वहाँ पे मैं कंसल्टेंट होने के नाते अपनी प्रैक्टिस के आधार पे कहना चाहूँगी कि किसी भी व्हीकल को ख़रीदने से पहले उसके अच्छे कलर्स जानना ज़रूरी होता है। अगर एक्सीडेंट किसी प्रॉपर्टी पे होता है तो उसमें बहुत सारे वास्तु दोष हैं, लेकिन मेटल लोहे के साथ कलर्स कॉम्बिनेशन को मिलके अगर वो आपके लिए लकी कलर्स होते हैं तो एटलीस्ट वो कई बार आपको सेव कर सकते हैं, वैसी एक मान्यता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी पल्लवी जी आपकी ओर से। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर, दैट्स VAASTU@tvasiausa.com। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है pallavichilawada.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।